नमस्कार, आप देख रहे हैं कालचक्र। मैं हूं विपनेश माथुर और मेरे साथ हैं प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है कालचक्र में। गलत दिन, गलत समय और गलत दिशा की यात्रा छीन सकती है आपका सुख और चैन। करे अचूक उपाय, अपनी यात्रा को मंगलमय बनाए। देखिए कालचक्र। जी हाँ, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारे शास्त्रों में यात्रा करने के लिए विशेष मुहूर्त हैं, तिथियां और कई खास नियम बताए गए हैं। कई बार ऐसा होता है कि यात्रा के दौरान दुर्घटना होने से हमारे मन में बहुत सारे ख्याल आते हैं, जैसे कि आज हम घर से क्यों निकले, हमें नहीं निकलना चाहिए था, आखिर हमने किसका मुंह देख लिया निकलते वक्त, आज हमारी किस्मत हमारे साथ नहीं थी, ऐसा इसलिए हो गया। लेकिन सब बातों के बावजूद क्या आपने कभी सोचा है कि आपने किस तिथि, किस मुहूर्त और किस प्रहर में यात्रा शुरू की थी? नहीं ना। तो आज का कालचक्र आपको बहुत ध्यान से देखना है, क्योंकि आज कालचक्र में पंडित जी आपको बताने वाले हैं कि किन तिथियों में यात्रा करने से महालाभ मिलता है और किन तिथियों में की गई यात्रा हमें किसी मुसीबत में डाल सकती है। इसके अलावा अगर आप भी कोई सवाल पंडित जी से करना चाहते हैं, कुछ भी आपके मन में आता है, तो आपको करना है क्या है, आपको हमें फ़ोन करना है। हमारा नंबर है, नोट कर लीजिए, 0120-665-2411। आइए आज की हमारी जो खास चर्चा है उसकी शुरुआत करते हैं। ध्यान से पंडित जी को आज सुनिएगा। कितना सच है कि तिथि, वार, मुहूर्त, घड़ी या प्रहर का असर हमारी यात्रा पर पड़ता है? अगर पड़ता है तो सबसे पहले प्रतिपदा, द्वितीया और तृतीया तिथि के बारे में हम पंडित जी से जानेंगे। इनमें से कौन सी तिथि यात्रा के लिए शुभ और कौन सी अशुभ होती है, ये भी पंडित से जानते हैं। आइए पंडित जी बताएं। देखो विनेश, तिथियों के बारे में बात करें तो सबसे पहले अपने दर्शकों को बताना चाहूँगा कि हमारे यहाँ मुहूर्त चिंतामणि नाम का जो ग्रंथ है उसमें पूरा एक विधिवत, जैसे विवाह प्रकरण है वैसे उसमें एक पूरा यात्रा प्रकरण है। और उस यात्रा प्रकरण में हमें 5 चीज़ों पर ध्यान देने के लिए कहा गया है। पहला, दिक्सूल। दिक्सूल माने दिशासूल। जैसे सोमवार शनिवार को पूर्व नहीं जाना है, बृहस्पतिवार को दक्षिण नहीं जाना है, रविवार शुक्रवार को पश्चिम नहीं जाना है, मंगलवार बुधवार को उत्तर नहीं जाना है। यह है दिक्सूल। लेकिन कई बार इमरजेंसी में हमें जाना पड़ता है, वो अलग बात है, उसके लिए मैं बाद में चर्चा करूंगा। ओके, ठीक है। अगर इमरजेंसी हो जाए तो क्या ब्रह्मास्त्र है उसका काट। एक तो दिक्सूल हो गया। दूसरा होता है चंद्रमा का विचार। सन्मुखे अर्थलाभश्च दाहिने सुख संपदा बामे सुख विनाशाय पृष्ठे चंद्र धनक्ष। जब यात्रा आप कर रहे हैं, अगर आपके सन्मुख चंद्रमा है तो आपको धन लाभ होगा, दाहिने चंद्रमा है तो सुख संपदा आपको मिलेगी, बाएं चंद्रमा है तो सुखों का नाश होगा, पीछे चंद्रमा है तो धन का नाश होगा। अब चंद्रमा कैसे विचारोगे कि कहाँ है? तो मेषे च सिंहे धन पूर्व भागे वृखे च कन्ये मकरस्तु जाम्ये युग्मे तुले कुंभ शशि प्रतीच्याम करकालिमीने दिस्तो चरस्याम। मेष, सिंह, धनु राशि का सूर्य जो होता है, वो चंद्रमा जो होता है पूर्व दिशा में। मेखे च सिंहे धन पूर्व भागे वृखे च कन्ये मकरस्तु जाम्ये। वृषभ, कन्या और मकर का चंद्रमा जो होता है वो दक्षिण दिशा में होता है। ओके। युग में तुले कुंभ शशि प्रतीच्याम। मिथुन राशि का, तुला राशि का और कुंभ राशि का चंद्रमा पश्चिम दिशा में होता है। करकालिमीने दिस्तो चरस्याम। और कर्क, वृश्चिक और मीन राशि का चंद्रमा उत्तर दिशा में होता है। तो दिशाओं का ज्ञान करके, चंद्रमा का ज्ञान करके यात्रा करना चाहिए। सन्मुखे अर्थ लाभस्य, सामने चंद्रमा रहेगा तो धन लाभ कराएगा। दाहिने सुख संपदा, दाहिने हाथ में रहेगा तो सुख संपदा देगा। बामे सुख विनाशाय, बाएं हाथ में रहेगा तो सुख का नाश करेगा। पृष्ठे चंद्र धनक्ष है और पीछे रहेगा तो धन का नाश करेगा। ओके। अब इसके बाद आती है योगिनी। योगिनी सम्मुखे धूते गमे युद्धे च मृत्युदा अशुभा वाम भागस्था पृष्ठे दक्षे जयप्रदा। योगिनी सम्मुखे धूते गमे युद्धे च मृत्युदा।
योगिनी अगर सन्मुख है और बाएं है तो मृत्यु देने वाली, और अगर दाहिने और पीछे है तो सब प्रकार के सुखों को देने वाली है। योगिनी का विचार कैसे करेंगे? पु अन द प बाई यही विधि योगिनी जाई। पूर्व दिशा में योगिनी परिवा तिथि को रहती है, द्वितीया को उत्तर दिशा में, तृतीया को अग्निकोण में, चतुर्थी को नैऋत्य कोण में, पंचमी को दक्षिण में जी, और फिर पश्चिम में षष्ठी को, फिर सप्तमी को वायव्य कोण में और अष्टमी को ईशान कोण में योगिनी होती है। अब योगिनी कहाँ है इसका भी विचार करना चाहिए जी। इसके बाद काल का विचार करना चाहिए। रविवार को काल जो है वो उत्तर दिशा में है, सोमवार को काल वायव्य कोण में है, मंगलवार को काल पश्चिम में है, बुधवार को काल नैऋत्य कोण में है, बृहस्पतिवार को काल दक्षिण में है, शुक्रवार को काल आग्नेय कोण में है, शनिवार को काल पूर्व दिशा में है। काल का विचार भी करना चाहिए कि काल में तो हम यात्रा नहीं कर रहे हैं। और इसके बाद राहु काल का विचार करना चाहिए कि कितने बजे से कितने बजे तक राहु काल है, उसमें यात्रा ना करें। ठीक है, तो इन सारी चीज़ों को जो हम देख करके यात्रा करते हैं तो वो शुभ यात्रा कही जाती है। ठीक है, लेकिन आजकल ऐसा पॉसिबल कहाँ है पंडित जी? देखो ऐसा है, सब कुछ पॉसिबल है। जब हम यात्रा कोई महीने 2 महीने पहले की प्लानिंग करके करते हैं तब तो हम प्लानिंग कर सकते हैं ना। हाँ, ये तो है। और अगर हमें कोई आकस्मिक यात्रा करनी पड़ रही है, अर्जेंट हमें जाना है, अभी कोई फोन आया, अभी निकलना है यात्रा पर, उसके लिए भी हमारे शास्त्रों में विधान किया गया है जी। और क्या ऐसा करके आप निकलें कि सारे अशुभ मुहूर्त आपके लिए शुभ हो जाएं, इसे भी मैं बताऊंगा, लेकिन आखिरी सेगमेंट में बताऊंगा। ठीक है पंडित जी, ओके। एक ऐसा ब्रह्मास्त्र उपाय बताऊंगा जिसको आप करके और पूरी गारंटी के साथ आप चाहे जितने से जितने अशुभ समय में यात्रा करेंगे, लेकिन आपका बाल न बांका होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये भी शास्त्र का ही कथन है, लेकिन थोड़ा देर बाद में इसको बताऊंगा जी। देखो, यात्रा करते समय तिथि का बहुत महत्व होता है। शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि के दिन यात्रा मंगलकारी नहीं होती है। क्यों? क्योंकि उस दिन चंद्रबल बहुत निर्बल रहता है। ऐसे में शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि में यात्रा करना या कोई शुभ कार्य करना वर्जित किया गया है। शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष की द्वितीया के दिन यात्रा करना शुभ होता है, इसलिए कि जिम द्वितीया को चंद्रमा शीश नवय सब कोय, द्वितीया से चंद्रमा के उदय की शुरुआत होती है, इसलिए यहाँ से यात्रा करना और शुभ कार्य करना उचित माना गया है। ऐसी यात्राएं व्यक्ति को हमेशा लाभ देती हैं और कार्यों में सफलता प्रदान करती हैं। शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष की तृतीया तिथि के दिन यात्रा करने से विजय प्राप्त होती है। कानूनी मामलों में के लिए अगर आपको कहीं जाना है तो शुक्ल या कृष्ण पक्ष की तृतीया तिथि के दिन यात्रा करें। आप तिथियों की संख्या जान लीजिए तो आगे मुझे कार्यक्रम में बताने में आपको आसानी रहेगी। परिवा छठ एकादश नंदा, द्विज द्वादश सप्तम भद्रा, तीज त्रयोदश सप्तम जाया, चौथ चतुर्दश नवमी रिक्ता, पंचमी दसवीं पूर्णिमा पूर्णा। ये मतलब कि तिथियों की 5 संज्ञाएं हैं और यथा नाम तथा गुण, जैसा इनका नाम है उसी तरह से ये फल भी करती हैं। जय मां विंध्यवासिनी। और आइए अब राशिफल की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे मेष राशि की। कैसी रहेगी आज की आपकी आर्थिक स्थिति, कामकाज, रिश्ते और सेहत। साथ ही क्या है आज का शुभ उपाय आपके लिए, शुभ अंक और शुभ रंग जानते हैं। वृषभ राशि का, मेष राशि का स्वामी मंगल इस समय भाग्य स्थान में है और जो बृहस्पति से पूर्ण रूपेण दृष्ट है। ऐसे में ये कहा जा सकता है कि आज मेष राशि के जातकों को धन लाभ होगा और अगर आप कहीं चाहें तो अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं, लगा सकते हैं, उसका भी आपको लाभ मिलेगा। काम से जुड़ी, व्यवसाय से जुड़ी आपको यात्रा करनी पड़ सकती है और परिवार में आपका मान सम्मान बढ़ेगा। मौसमी बीमारियों से खुद को आपको बचाना चाहिए। व्यर्थ का गुस्सा,
आपके काम बिगाड़ेगा। सूर्य को जल चढ़ाना चाहिए। शुभ अंक आपके लिए 2 है। शुभ रंग आपके लिए गोल्डन है, सुनहला है। जय मां विंध्यवासिनी। और अब बारी है वृषभ राशि की। कैसी रहेगी आर्थिक स्थिति, कामकाज, रिश्ते और सेहत, साथ ही क्या है आज का उपाय, शुभ अंक और शुभ रंग। देखिए, आपकी वृषभ राशि है तो आप ये जान लीजिए कि आपके सुख भाव का स्वामी सूर्य इस समय भाग्य भाव में गोचर कर रहा है। इसका मतलब है कि पेरेंटल प्रॉपर्टी, पैतृक संपत्ति जो आपकी कहीं विवाद में है, उलझी हुई है, उसके मिलने का योग बना हुआ है, उसका समाधान होने का योग बना हुआ है। और अगर आप नौकरी करते हैं तो आपको ऑफिस में कुछ नई जिम्मेदारी भी मिल सकती है। और यदि पारिवारिक विवाद है वो भी समाप्त होगा। लेकिन बाहरी खान पान से आपका स्वास्थ्य बिगड़ सकता है, इसलिए सोच समझ करके बाहर कुछ खाएं। जल्दबाजी में कोई भी प्रॉपर्टी डील ना करें। अपने गुरु का आशीर्वाद जरूर लें। शुभ अंक आपके लिए 9 है। शुभ रंग आपके लिए सफेद है। जय मां विंध्यवासिनी। हम अपने डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन इस बीच एक दर्शक हमारे साथ मौजूद हैं। ऋतु बिहार से जुड़ गई हैं। स्वागत है आपका कालचक्र में। अपना प्रश्न पंडित जी से पूछिए। ऋतु जी, स्वागत है आपका, प्रश्न कीजिए पंडित जी से। हाँ, प्रणाम पंडित जी। हाँ, सदा सुखी रहिए। मेरा दोनों लड़का का डेट को बता रहे हैं, उनका कुंडली बताइएगा। और सब पंडित जी बोलता है कि काल चक्र है, क्या है ये काल चक्र योग है कि घटना है, ये सब बताइएगा। और सरकारी जॉब होगा कि नहीं, कब तो होगा। छोटा लड़का बाहर गया MBA जॉब करने के लिए, उसका होगा कि नहीं सफल। अब बड़ा लड़का यूं ही घर में है, पढ़ाई करके बैठा हुआ, इसका कब तक होगा। कुंडली बताइएगा बाबा कि कोई घटना, कोई ग्रह है क्या। ऋतु, कुंडली ऐसे नहीं बताई जाती है। कुंडली बताई जाती है जब जन्म तिथि बताई जाती है, जन्म समय बताया जाता है, जन्म स्थान बताया जाता है, तब कुंडली बताई जाती है। ज्योतिष का अपना एक आधार होता है और प्रश्न कुंडली का अपना एक आधार होता है। तुम तो प्रश्न कर रही हो लेकिन अधूरे प्रश्न कर रही हो। उसके आधार पे जो मैं जवाब निकल करके आ रहा है वो मैं बताना चाहूँगा कि ऋतु, आपका जो बड़ा लड़का है वो निश्चित रूप से तकनीकी क्षेत्र में शनि से रिलेटेड किसी भी काम में वो सफलता प्राप्त करेगा और सुखी जीवन व्यतीत करेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। जहाँ तक छोटे बेटे का प्रश्न है तो मंगल शुक्र के साथ है। वो चंचल है, चपल है और महत्वाकांक्षी है। वो अपने कार्यों में सफल रहेगा। लेकिन तुम्हारे दोनों बच्चों के कुंडली में दोनों बच्चों के प्रश्न के हिसाब से सरकारी नौकरी का योग बनता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। तुम्हें चाहिए कि बड़े बेटे और छोटे बेटे को कहो कि वो दोनों नित्य हनुमान चालीसा का सुबह शाम पाठ किया करें और हनुमान जी की भक्ति किया करें। इससे निश्चित रूप से उन लोगों के जीवन में आने वाली कठिनाइयाँ दूर होंगी। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अब बात कर लेते हैं चतुर्थी, पंचमी और षष्ठी तिथि की। इन तिथियों में की गई यात्रा हमारे भविष्य पर कैसे असर डालती है? क्या इन तिथियों में यात्रा करना लाभकारी होता है या फिर इन तिथियों में यात्रा टालने में ही हमारी भलाई छिपी हुई है? आइए जानते हैं। जरा इन तिथियों के बारे में बताइए पंडित जी। देखो, शुक्ल और कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि के दिन यात्रा करना अशुभ माना गया है। अब आप कहेंगे क्यों? क्यों का जवाब ये है, चौथ, चतुर्दशी, नवमी रिक्ता। चौथ और चतुर्दशी और नवमी ये तीनों रिक्ता तिथियां हैं। रिक्ता का मतलब खाली, रिक्त माने खाली, रिक्ता माने जो खाली हो। रिक्ता सर्वत्र निंद्यते। रिक्ता तिथियां सर्वत्र निंदित होती हैं। रिक्ता तिथियां कभी किसी काम के लिए अच्छी नहीं मानी जाती हैं, चाहे वो विवाह हो, चाहे वो जनेऊ हो, चाहे वो मुंडन हो, चाहे वो विदाई हो, चाहे वो यात्रा हो। रिक्ता तिथियां कभी अच्छी नहीं मानी जाती हैं। और ये रिक्ता तिथि चतुर्थी, नवमी और चतुर्दशी दोनों पक्ष की होती हैं। तो इसलिए रिक्ता तिथि में तो यात्रा ना करें। इस तिथि में यात्रा करने से बड़ी रुकावट और अनहोनी होने के योग बनते हैं। शुक्ल या कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि के दिन शुरू की गई यात्रा लाभदायक होती है और मनोकामना पूर्ण करने वाली होती है, क्योंकि
पंचमी, दशमी, पूर्णिमा, पूर्णा, ये पूर्णा संज्ञक तिथि है। और पूर्णा का मतलब जो सब कुछ अपूर्ण को भी पूर्ण करे। तो इसमें जो आप यात्रा करेंगे तो निसंदेह आपको आपकी मनोकामना पूरी होती हुई दिखाई देगी। किसी खास उद्देश्य से घर से निकल रहे हैं और तिथि पंचमी है तो सफलता जरूर मिलेगी। शुक्ल या कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि में शुरू की गई यात्रा मनचाहा फल कभी नहीं देती है। परिवार छठ एकादश नंदा, ये नंदा तिथि है और नंदा तिथि में यदि आप यात्रा कर रहे हैं तो मन के अनुकूल फल नहीं मिलता है और इस यात्रा का सेहत पर बुरा प्रभाव भी पड़ता है। इसलिए कोशिश करना चाहिए कि परिवार छठ और एकादश इन 3 तिथियों में यात्रा ना करें। जय मां विंध्यवासिनी। चर्चा हमारी जारी रहेगी, लेकिन अब बारी है मिथुन राशि की। आज का राशिफल आपका जानते हैं, कैसा पूरा दिन रहने वाला है, आइए जानते हैं। देखिए, मिथुन राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि व्यय शुक्र की पूरी दृष्टि आपके राशि पर है। ऐसे में अगर देखा जाए तो ये कहा जा सकता है कि बेवजह का खर्च बढ़ेगा और जिससे आर्थिक संकट पैदा हो सकता है, पैसे की दिक्कत आ सकती है। हाँ, लेकिन अगर आप नौकरी बदलना चाहते हैं तो उसके लिए दिन अच्छा है। पिता के साथ अगर आप व्यवसाय में हैं तो किसी बात पर अनबन हो सकती है। पाचन से जुड़ी दिक्कत हो सकती है। किसी दूसरे को अपना वाहन नहीं देना चाहिए। भगवान गणेश को लड्डू का भोग लगाना चाहिए। शुभ अंक आपके लिए 4 है। शुभ रंग आपके लिए नारंगी है। जय मां विंध्यवासिनी। और जो हमारे कर्क राशि वाले जातक हैं उनका पूरा दिन कैसा रहेगा, आइए जानते हैं। देखिए, कर्क राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आपका राशि स्वामी चंद्रमा इस समय अपनी नीच राशि में वृश्चिक राशि में पंचम भाव में गोचर कर रहा है और आपके दशम भाव में बृहस्पति की स्थिति है और मंगल और बृहस्पति पंचम नवम स्नेहा दृष्टि से इत्तिसाल कर रहे हैं। इसका मतलब किसी कारोबारी डील से धन लाभ होने की संभावना बनी हुई है। ऑफिस में काम का बोझ बढ़ेगा। बच्चों के साथ घूमने का प्लान बनेगा। मानसिक स्वास्थ्य का भी आपको ध्यान रखना चाहिए। बड़े बुजुर्गों का अपमान आपको बिल्कुल नहीं करना चाहिए। चींटियों को आटा डालना चाहिए। शुभ अंक आपके लिए 9 है। शुभ रंग आपके लिए लाल है। जय मां विंध्यवासिनी। एक दर्शक स्पीच पंडित जी से बातचीत करना चाहती हैं। तनिष्ठा गोवा से जुड़ गई हैं। स्वागत है आपका। सवाल कीजिए पंडित जी से। प्रणाम पंडित जी। सुखी रहिए, जरा जोर से बोलिए, आपकी आवाज आ नहीं रही है। पंडित जी, मेरा जन्म है 8 मार्च 2007, 4:50 गांधीधाम गुजरात में। मुझे करियर ऑप्शंस पूछने थे। क्या आपने प्रश्न किया है? 8 मार्च 2007, 4:50 गांधीधाम गुजरात का जन्म है और करियर में क्या ऑप्शंस चूज कर सकते हैं? 8 मार्च 2007। नाम क्या है? तनिष्ठा। तनिष्ठा? हाँ जी। तनिष्ठा। इनको मेडिकल फील्ड में भेजिए। इनको या तो चिकित्सा के क्षेत्र में। खुद अपने लिए सवाल कर रही हैं। हाँ, तो आप अपने लिए ही कह रहा हूं। आप या तो चिकित्सा के क्षेत्र में अपना करियर बनाइए, चिकित्सा के क्षेत्र में अपना करियर बनाइए, या बी फार्मा, डी फार्मा, दवाई बनाने के क्षेत्र में अपना करियर बनाइए, या कोई ऐसी पढ़ाई करिए जिससे मेडिकल फील्ड में आपका सहयोग हो सके। मेडिकल फील्ड आपके लिए सबसे अच्छा है और मेडिकल फील्ड में आपको सफलता मिलने के पूरे संयोग बने हुए हैं।
जय मां विंध्यवासिनी। आज कालचक्र में पंडित जी आपको बता रहे हैं कि किस तिथि में यात्रा करने से आपकी किस्मत संवरेगी और कौन सी तिथि यात्रा के लिए बिल्कुल भी शुभ नहीं है। चलिए अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए बात करते हैं सप्तमी, अष्टमी, नवमी और दशमी तिथि की। इन तिथियों में कौन सी तिथि यात्रा के लिए सबसे उत्तम और किस तिथि में यात्रा को टालना बेहतर होगा आपके लिए, आइए जान लेते हैं। पंडित जी बताएं। देखिए, शुक्ल पक्ष या कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि के दिन से शुरू की गई यात्रा से धन लाभ होता है। ऐसे में इस तिथि को यात्राएं धनदायक मानी जाती हैं। शुक्ल पक्ष या कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि के दिन से शुरू की गई यात्रा तनाव बढ़ाने का काम करती है। ऐसे में इस तिथि में यात्रा कभी भी शुरू नहीं करनी चाहिए। शुक्ल और कृष्ण पक्ष की नवमी तिथि के दिन शुरू की गई यात्रा में मृत्यु तुल्य कष्ट की प्राप्ति होती है। मैंने पहले ही बता दिया कि ये रिक्ता तिथि है। ऐसे में इस तिथि की यात्रा अशुभ मानी गई है। शुक्ल और कृष्ण पक्ष की दशमी तिथि के दिन से शुरू की गई यात्रा शुभ होती है। प्रॉपर्टी की खरीद बिक्री करनी हो या संपत्ति का कोई काम करना हो तो ऐसी यात्राओं की शुरुआत शुक्ल या कृष्ण पक्ष की दशमी तिथि से करना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। और हम सिंह राशि की बात करें, आपका राशिफल जाने उससे पहले एक दर्शक हमारे साथ मौजूद हैं, वो पंडित जी से बात करना चाहते हैं। स्वागत है आपका कालचक्र में। अपना नाम बताएं और अपना सवाल पंडित जी से करें और कहां से बात कर रहे हैं आप। हेलो। हाँ बोलिए। हम समस्तीपुर से बोल रहे हैं। क्या नाम है? प्रणाम पंडित जी। खुश रहिए। क्या नाम है? कामनी नाम है। अच्छा, मैं अपने पुत्र के लिए पूछ रहे हैं। किसके बारे में? मैं अपना लड़का के नाम अपने पुत्र के लिए। अच्छा, वो कितने साल के हैं आपके लड़के? चंचल नाम है। नाम तो चंचल है, तो कितने साल के हैं? 1993 का जन्म है, 27 फरवरी का। ठीक है, क्या जानना चाहती हो? पूछना चाहती हूँ, जो 5 साल शादी को हो गया, अभी तक बाल बच्चा नहीं हुआ है और उसको करियर के बारे में पूछ रहे हैं। चलिए, चंचल को संतान योग की प्राप्ति के लिए मीन राशि से पंचम भाव का स्वामी चंद्रमा और चंद्रमा बृहस्पति का खराष्टक योग है। संतान प्राप्ति में बाधा है, नीच का चंद्रमा है, संतान प्राप्ति होना बहुत असंभव दिखाई दे रहा है। इसलिए किसी अच्छे चिकित्सा के अच्छे डॉक्टरी का परामर्श आपको लेना चाहिए, किसी अच्छे डॉक्टर की सेवा लेनी चाहिए, क्योंकि संतान योग एकदम नगण्य है, न के बराबर है। और इस चंद्रमा जब नीच राशि का होता है तो प्रश्नकाल में जवाब नकारात्मक होता है। ऐसे में संतान योग नहीं दिखाई दे रहा है। किसी अच्छे चिकित्सक से परामर्श लें, आगे जैसी हो हरि इच्छा। और अब बात करते हैं सिंह राशि की। कैसा रहेगा राशिफल आज का दिन पूरा, आइए जानते हैं। देखिए, सिंह राशि के जातकों को बताना चाहूँगा कि आपके भाग्य स्थान में बृहस्पति है, लेकिन आपके व्यय भाव का स्वामी चंद्रमा जब सुख भाव में बैठेगा तो बीमारियों पर पैसा खर्च होगा, ऑफिस में वाद विवाद हो सकता है। लेकिन हाँ, एक बात तो ये अच्छा है कि आपके सप्तम का शनि ससुराल से कुछ शुभ समाचार आपको दिलवा सकता है। और यदि आपकी उम्र 56-57 साल से ज़्यादा है तो घुटनों का दर्द आपको परेशान कर सकता है। किसी नई योजना में आज आपको पैसा लगाने से बचना चाहिए। हो सके तो आज माँ महालक्ष्मी को कमल का फूल अर्पित करें। कमल का फूल न मिले तो मानसिक रूप से कमल के फूल की कल्पना करके महालक्ष्मी के श्री चरणों में मानसिक रूप से कमल का फूल अर्पित करें। शुभ अंक आपके लिए 2 है, शुभ रंग आपके लिए हरा है। जय मां विंध्यवासिनी। अब कन्या राशि की बात कर लेते हैं। आज का राशिफल आपका जानते हैं। कैसी रहेगी आर्थिक स्थिति, कामकाज, रिश्ते और सेहत, साथ ही क्या है आज का उपाय, शुभ अंक और शुभ रंग, जानते हैं। देखिए, यद्यप कन्या राशि में केतु की स्थिति है, लेकिन आपके आजीविका का स्वामी बुध है।
और बुध आपके राशि से पंचमस्थ है, सूर्य के साथ है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आज आपका राशिफल देखा जाए तो हम ये कह सकते हैं कि अगर आप मेहनत करेंगे तो आपकी मेहनत रंग लाएगी, लेकिन अगर आप हाथ पे हाथ रख कर बैठे रहेंगे तो कुछ न बुरा होगा न कुछ अच्छा होगा। लेकिन अगर आप मेहनत करेंगे तो धन में वृद्धि भी होगी और मेहनत भी रंग लाएगी। नौकरी में तरक्की के योग बने हुए हैं। आपके वैवाहिक जीवन में खुशियां रहेंगी। योग प्राणायाम का पालन करना चाहिए, तभी आप स्वस्थ रहेंगे। और किसी से वाद विवाद बिल्कुल नहीं करना चाहिए। गुड़ का दान करें। शुभ अंक आपके लिए 5 है, शुभ रंग आपके लिए सफेद है। जय मां विंध्यवासिनी। चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन बेंगलुरु से दर्शक नीता जी जुड़ गई हैं अपने सवाल के साथ। स्वागत है आपका। अपना सवाल आप पंडित जी से कर सकती हैं। हेलो। हाँ बोलिए। हाँ प्रणाम पंडित जी। हाँ सदा सुखी। पंडित जी मेरा बेटा का जन्म भागलपुर में जन्म है, बिहार, 14 अक्टूबर 1993 जी, और 10:50 टाइम है जी। भागलपुर जन्म स्थान है। क्या नाम है बेटे का? हिमांशु जी। पंडित जी उसका शादी कब होगा, करियर कैसा रहेगा, और मंगलिक है क्या? देखिए, मंगल तो उनके छठे भाव में बैठा हुआ है, मंगलिक का ज़्यादा प्रभाव तो नहीं है। लेकिन अभी जो हिमांशु के विवाह की स्थिति दिखाई दे रही है, चंद्रमा शनि चतुर्थ दशम है, विवाह में बहुत देर हो गया है, 31 साल के हो गए हैं और अभी भी मुझे विवाह में विलंब होता हुआ दिखाई दे रहा है। अभी इनका विवाह 2024 नवंबर दिसंबर के पहले होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। और शुक्र की स्थिति ठीक नहीं है। एक बार आपको चाहिए कि इनके शुक्र ग्रह की शांति करवाएं। शुक्र ग्रह के मंत्र ओम सुं शुक्राय नमः, इस मंत्र का 10 माला जप हिमांशु रोज 10 माला 72 दिनों तक करें। माँ दुर्गा की पूजा करें, घी का दिया जलाएं और ओम क्लीम पत्नी मनोरमाम देह मनोवृत्तानुसारिणीम तारिणीम दुर्ग संसार सागर से कुलोद्भवम, इस मंत्र का 10 माला जप 125 दिन करें। तब जाकर के इनके विवाह का योग बनेगा। विवाह में बहुत विलंब की स्थिति अभी भी बनी हुई है और 31 साल के हो गए हैं। अगर उपाय नहीं करेंगे तो फिर 33वें साल के पहले विवाह होने का कोई योग नहीं है। जय मां विंध्यवासिनी। नोएडा से कॉलर हमारे साथ हैं प्रतिमा जी। स्वागत है आपका कालचक्र में। अपना सवाल पूछे पंडित जी से। हेलो जी, थोड़ा जोर से बोलिए प्रतिमा जी। हेलो। हाँ बोलिए। हाँ पंडित जी, राधे राधे। श्री राधे। तो पंडित जी, मेरा छोटा बेटा है 18/7/2010। ये बड़ा नालायक है, पढ़ता नहीं है। मैं सब दुखी हूँ, पढ़ता नहीं है। आपके छोटे पुत्र भाव का स्वामी बृहस्पति, उससे पंचम भाव का स्वामी चंद्रमा, बृहस्पति और चंद्रमा की स्थिति प्रश्न काल में 6ठा 8वां है। बिल्कुल उसका पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं है और पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं है तो पढ़ाई में इंटरेस्ट हो, इसके लिए आपको चाहिए कि आप उसे अपने साथ लेकर के हर सोमवार को शिव मंदिर जाया करिए। सुबह सुबह शिव मंदिर जाया करिए और उसके हाथ से जल दूध बेलपत्र शिवलिंग पर चढ़वाया करिए और उससे नमः शिवाय बोलवाया करिए। और नहीं तो ये पढ़े ओढ़ेगा नहीं, क्योंकि चंद्रमा नीच का प्रश्न काल में है, जिसका उत्तर यही होता है कि अगर चंद्रमा नीच का हो तो प्रश्न काल में प्रश्नकर्ता की बात का उत्तर जो है वो नकारात्मक ही होता है। तो सीधी सीधी एक लाइन की बात है कि ये पढ़ाई फिर 12वीं के ऊपर नहीं कर पाएगा। लेकिन अगर नमः शिवाय का जप करना शुरू कर दे, शिव की आराधना शुरू कर दे, तो पढ़ाई कर सकता है। और अब बात एकादशी, द्वादशी और त्रयोदशी की करते हैं। इन तिथियों में किस तिथि में की गई यात्रा धन हानि कराती है? कौन सी तिथि कारोबारी यात्रा के लिए शुभ मानी गई है और किस तिथि में की गई यात्रा से निराशा ही हाथ लगेगी आपके? आइए जानते हैं, पंडित जी बताएं। देखिए, शुक्ल या कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि के दिन शुरू की गई यात्राओं का सेहत पर बुरा असर नहीं पड़ता है। यात्रा की करने वाले की सेहत अच्छी रहती है। ऐसे में इस तिथि की यात्रा लाभदायक होती है।
शुक्ल और कृष्ण पक्ष की द्वादशी तिथि के दिन शुरू की गई यात्रा से धन लाभ कम होता है और खर्च बढ़ता है। ऐसे में द्वादशी तिथि की यात्राएं लाभ कम और हानि का कारण ज़्यादा बनती हैं। शुक्ल और कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि के दिन शुरू की गई यात्रा शुभ होती है। मुश्किल से मुश्किल यात्रा को त्रयोदशी तिथि शुभ बना देती है। इस तिथि को यात्रा के लिए सर्वे शुभा माना गया है, ऐसा हमारे शास्त्रों का मत है। जय मां विंध्यवासिनी। अब बात करते हैं तुला राशि की, कैसा रहेगा आज का दिन, आइए जानते हैं। देखिए, तुला राशि का स्वामी शुक्र इस समय धनु राशि में मंगल के साथ तृतीय भाव में स्थित है और आपके आय भाव का स्वामी सूर्य बुध के साथ इस समय आपके सुख भाव में स्थित है, केंद्रस्थ है। ऐसे में अगर पहले से कहीं आपका पेमेंट रुका हुआ है तो उसके वापस आने के योग बने हुए हैं। अगर आप व्यवसाय करते हैं या नौकरी करते हैं तो ऑफिस में आपको कुछ आज बड़े डिसीजन लेने होंगे। अगर आप डिसीजन लेने के अथॉरिटी में हैं तो परिवार के साथ घूमने की योजना बन सकती है। स्वास्थ्य आपका अच्छा रहेगा, खान पान ठीक रहेगा। वाहन चलाते समय सतर्कता बरतनी चाहिए। माँ दुर्गा के मंदिर में घी का दीपक प्रज्वलित करना चाहिए। शुभ अंक आपके लिए 1 है, शुभ रंग आपके लिए नीला है। जय मां विंध्यवासिनी। और इस बीच लवीना जी जुड़ गई हैं अपने सवाल के साथ। स्वागत है आपका, आप जोधपुर से बात कर रही हैं, अपना प्रश्न पूछिए पंडित जी से। नमस्कार पंडित जी। हाँ, सदा सुखी रहिए। सर मेरे को पूछना था, मेरा बड़ा बेटा है 19, उसका मयंक नाम है। हाँ, उसका 19 सितंबर और 98 में जन्म है जी। तो उसके मेरे को उसका भविष्य जानना, उसको शादी कब करेगा ये पूछना था सर मैं। आपके पुत्र के द्वितीय सप्तम भाव के स्वामी बुध और आप लवीना नाम है आपका, तो आपके पुत्र भाव का स्वामी सूर्य हुआ, उससे द्वितीय भाव का स्वामी बुध हुआ और उससे सप्तम भाव का स्वामी शनि हुआ। बुध और शनि 29 फरवरी 2024 के बाद उनको नए काम में भी सफलता मिलेगी और 29 फरवरी 2024 के बाद विवाह की बात भी सीरियसली गंभीरता से आगे बढ़ेगी। ये योग 29 फरवरी 2024 से शुरू होकर के अप्रैल 2024 तक बने हुए हैं। इस समय जो रिश्ते के लिए बात आए उसे गंभीरता से लेना चाहिए और उस पर गंभीरता से विचार करना चाहिए। करियर में अभी संतोषजनक स्थिति का योग नहीं बनता हुआ दिखाई दे रहा है, इसलिए इनको चाहिए कि अपने करियर में कुछ अच्छा करने के लिए रोज इन्हें सुबह शाम दुर्गा चालीसा का पाठ सुबह शाम अवश्य करना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। और अब बात करते हैं चतुर्दशी, अमावस्या और पूर्णिमा तिथि की। क्या ये तीनों तिथियां यात्रा करने के लिए सही हैं या फिर इन तिथियों में हमें यात्रा करने से बचना चाहिए? आइए जान लेते हैं। पंडित जी, अब इन तिथियों के बारे में बताइए। देखिए, मैंने पहले ही कहा था चौथ चतुर्दश नवमी रिक्ता। शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि के दिन शुरू की गई यात्रा हमेशा हमेशा नुकसान देती है। लाभ की उम्मीद तो एकदम न के बराबर होती है और यात्रा करने वाला बाद में सिर धुन धुन कर पछताता है, माथा पीट पीट के पछताता है कि मैंने यात्रा क्यों की। और पूर्णिमा तिथि के दिन यात्रा करने से अशुभ फल की प्राप्ति होती है। अमावस्या तिथि के दिन यात्रा नहीं करनी चाहिए, यात्रा से हानि का योग बनेगा। कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि के दिन शुरू की गई यात्रा शुभ फल देती है, लेकिन शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि के दिन यात्रा अशुभ फल देती है। इसके पीछे का कारण क्या हो सकता है? कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि के दिन चंद्रबल पूरा होता है, इसलिए कि वो पूर्णिमा के बाद की तिथि है।
और शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा के दिन चंद्रबल बिल्कुल क्षीण होता है, इसलिए उस दिन यात्रा करने के लिए शास्त्रों में मना किया गया है। सनातन धर्म में कोई बात ऐसे ही नहीं कह दी गई है, उसके पीछे कोई ठोस कारण है, कोई ठोस वजह है, कोई ठोस कारण के कारण ही कोई चीज़ की मनाही की गई है या उसकी स्वीकृति की गई है। ऐसे ही नहीं कि जिसके मन में जो आ गया कह दिया कि हाँ इस दिन मत करो, इस दिन करो। उसका कुछ लॉजिक है, उसका कुछ आधार है कि इसलिए नहीं करना चाहिए, इसलिए करना चाहिए। तो अगर आप यात्रा करना चाहते हैं, कोई दूर देश की यात्रा करना चाहते हैं, विदेश जाना चाहते हैं, 2, 4, 6 महीने के लिए यात्रा करना चाहते हैं और आपके पास समय चयन करने का मौका है, आप अपनी यात्रा को 1-2 दिन आगे पीछे घटा बढ़ा सकते हैं। उसी हिसाब से आप अपना टिकट बनवाएं। तो किसी चतुर शिरोमणि ज्योतिषी से बात करके योगिनी का, चंद्रमा का, दिक्सूल का ध्यान दे करके अपने यात्रा का मुहूर्त विचार करके फिर आपको अपनी टिकट करवानी चाहिए। और जहाँ दिन भर में जाना और आना, अगर कहीं जा रहे हैं और दिन भर में वापस आ रहे हैं तो इसको यात्रा नहीं कहते हैं। ये तो सामान्य चलन है, इसमें कभी भी कहीं भी कुछ भी आइए जाइए कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन जहाँ रात्रि विश्राम करना पड़ेगा वो फिर यात्रा मान ली जाएगी। जहाँ रात्रि विश्राम करना पड़ेगा जाकर के वहाँ यात्रा मान ली जाएगी, फिर उसके लिए तो विचार करना पड़ेगा। लेकिन अगर सूर्योदय के बाद आप जा रहे हैं, सूर्यास्त से पहले आप आ रहे हैं, तो ये यात्रा नहीं है। इसके लिए दिक्सूल, पंचक या कालसूल या योगिनी या चंद्रमा का विचार नहीं किया जाएगा। ये बात मन में सोचिएगा। दूसरी बात मैंने आपको ये कहा था कि अगर भरणी हो, भद्रा हो, रिक्ता तिथि हो और कालसूल हो, राहुकाल हो, तमाम प्रकार के उपद्रवी मुहूर्त हों और आपको यात्रा करना जरूरी है। जैसे कोई बीमार आदमी है, सीरियस है और उसको लेकर के आपको बम्बई दिल्ली भागना है, यात्रा करना बहुत जरूरी है। अब आप क्या करेंगे? अब आप मुहूर्त देखेंगे? अब मुहूर्त मत देखिएगा। अब बस एक काम करिएगा, आप 1 मिनट के लिए शांत हो जाइए। शांत हो करके अपने दाहिने हाथ को ऐसे करके और दोनों नाक से जोर से सांस निकालिए। जिस स्वर से दाहिने नाक से अगर सांस चलती हो तो दाहिना पैर घर से बाहर निकालिए, बाएं नाक से सांस चलती हो तो बायां पैर घर से बाहर निकालिए और यात्रा शुरू करिए। सारा भरणी भद्रा जितना दोष है, जो स्वर चले वही पग दीजिए, भरणी भद्रा एक न लीजिए। ये मेरा आजमाया हुआ उपाय है। जो स्वर चले वही पग दीजिए, भरणी भद्रा एक न लीजिए। चाहे जितना अशुभ अमंगल योग हो, लेकिन जो स्वर आपका चल रहा है, अगर दाहिना चल रहा है तो अपने घर की दहलीज से दाहिना पैर बाहर निकालिए। बायां स्वर चल रहा है तो अपने घर की दहलीज से बायां पैर बाहर निकालिए और यात्रा करिए। सारे अशुभ योग जो है वो ठीक हो जाएंगे, क्योंकि आपने ये यात्रा प्रकृति के अनुरूप की है। जो स्वर चल रहा था उसमें यात्रा की है। तो जो स्वर चले वही पग दीजिए, भरणी भद्रा एक न लीजिए। यही बात मैंने आपके लिए थोड़ा सा रहस्य भरी रखा था, इसका उद्घाटन मैंने कर दिया और मुझे विश्वास है कि आप अपने आगे आने वाली पीढ़ियों को ये बात बताएंगी कि जो स्वर चले वही पग दीजिए, भरणी भद्रा एक न लीजिए। जय मां विंध्यवासिनी। देखिए, पंडित जी ने आपसे प्रॉमिस किया था कि हम जब शो के आखिर में आएंगे तो बताएंगे कि अगर अचानक से आपको यात्रा करनी पड़े तो उस समय आपको क्या करना है। वो उपाय पंडित जी ने आपको बता दिया है। उम्मीद है आप आगे इसको ध्यान में रखेंगे। हम वृश्चिक राशि की बात करेंगे, लेकिन इस बीच उज्जैन से एक दर्शक हमारे साथ मौजूद हैं। शिव, स्वागत है आपका कालचक्र में। अपना सवाल पंडित जी से कीजिए। 84 वर्षीय व्यक्ति बोल रहा हूँ और मेरी 3 समस्या है। एक, मेरे बड़े भाई का बेटा है, वो काफी बीमार चल रहा है, उसकी चिंता है, उसके बारे में बताइएगा।
और दूसरा प्रश्न है, मेरी बेटी का बेटा है, वो बहुत ही गुस्सैल है और अभी कुछ कर नहीं पा रहा है, उसके लिए क्या किया जाए? और तीसरा प्रश्न क्या है आपका? तीसरा प्रश्न है कि मैं 7 महीने से चाक्षुषी विद्या का पाठ कर रहा हूँ, लेकिन कोई विशेष परिवर्तन मुझे अभी तक दिखाई नहीं दिया है। क्या कर रहे हैं? चाक्षुषी विद्या का पाठ कर रहा हूँ मैं आंखों के लिए। देखिए, पहली बात तो ये कहना चाहता हूँ कि आपने अपने बड़े भाई के बेटे के स्वास्थ्य के बारे में पूछा है। तो देखिए, ऐसा है कि आपके बड़े भाई के भाव का स्वामी बृहस्पति, उससे पंचम भाव का स्वामी मंगल और उससे रोग स्थान में केतु बैठा हुआ है। आपके बड़े भाई के बेटे को नस संबंधी रोग है, नर्व सिस्टम का रोग है। और ये नर्व सिस्टम का रोग इतना आसान नहीं है, ये दीर्घकालिक रोग है और इसको ठीक होने में 7-8 महीने का समय लग सकता है। आपको चाहिए कि आप उस बच्चे की सलामती के लिए विष्णु सहस्त्र नामावली का 1100 पाठ करवा दें, या घर में एक पाठ नित्य होने लगे, उससे उसको राहत मिलेगी। जहाँ तक आपने अपने दूसरे रिलेटिव के बारे में पूछा है कि वो गुस्सा बहुत करता है और कोई काम नहीं करता है, तो उसके बारे में तो यही कहना चाहूँगा कि वो अगर खुद से ठीक होना चाहे तो 100 दिनों तक सुंदरकांड का पाठ करे शाम को, और अपने मन में ये इच्छा रखे कि मुझे कुछ करना है। वरना ज़बरदस्ती तो कोई कुछ करवा नहीं सकता है, क्योंकि प्रश्न लग्न से जीविका भाव में नीच का बृहस्पति चंद्रमा है। ऐसे लोग अपने भविष्य को लेकर के चिंतित नहीं होते हैं, और ऐसे लोग हर समय जहाँ जिस डाल पे बैठते हैं वही डाल काटते हैं, मतलब जिस पेड़ पर बैठे हैं वही पेड़ काटते हैं। ऐसे लोगों को अपने भविष्य की जरा सी भी चिंता नहीं होती है, तो फिर ऐसे लोगों को ठीक करना थोड़ी सी कठिन बात होती है। लेकिन अगर मन में अपने सोच बदलें, मन में अपने विचार बदलें और सुधरने की कोशिश करें तो उपाय काम करेंगे, वरना उपाय भी बेकार है। जहाँ तक आपने चाक्षुषी विद्या की बात की है, तो देखिए, चाक्षुषी विद्या का काम जो है वो 5 साल, 7 साल, 8 साल, 10 साल, 12 साल, 14 साल के लड़कों के लिए है, 18 साल, 20 साल के युवकों के लिए है। आपकी उम्र 84 साल है। अब वैसे भी आँखों की स्थिति, अगर आप सोचें कि 84 साल की उम्र में मंत्र पढ़ करके आप युवक बन जाएं, तो ये तो असंभव है। हाँ, अगर आप चाक्षुषी विद्या का पाठ करते रहेंगे और चाक्षुषी विद्या का 5 बार पाठ करेंगे, सूर्य को अर्घ देंगे, तो मैं ये गारंटी दे सकता हूँ कि आप जब तक जीवित रहेंगे तब तक आप अंधा नहीं होंगे, अंधे नहीं होंगे, इसकी गारंटी है। और आपके कुल में, आपके खानदान में कोई अंधा नहीं पैदा होगा, इसकी भी गारंटी है। लेकिन चमत्कार हो जाएगा, नवयुवकों की तरह आपकी आँख हो जाएगी, ऐसा नहीं है। उम्र के हिसाब से सब चीज़ों का फर्क होता है, तो ये बात ध्यान देने योग्य है। चाक्षुषी विद्या अमृत है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन सूखे पेड़ में चाहे जितना पानी डाल दिया जाए, वो हरा होने में तो समय लगता है। इसलिए आप पूरे आस्था श्रद्धा के साथ चाक्षुषी विद्या का पाठ करते रहिए। जय मां विंध्यवासिनी। और अब जानते हैं वृश्चिक राशि वालों का राशिफल कैसा रहेगा आज का दिन। देखिए, वृश्चिक राशि में इस समय नीच राशि का चंद्रमा है। अगर आत्मविश्वास आज आपके अंदर नहीं है तो कुछ नहीं है, और अगर आत्मविश्वास है तो धन लाभ होगा। अगर आप नौकरी के लिए परेशान हैं तो विश्वास करिए, आज कहीं न कहीं से आपको बुलावा आएगा और आपको एकदम ठीक ठाक ढंग से जाना चाहिए। अगर आप अपने शब्दों में थोड़ी सी पवित्रता रखेंगे, थोड़ी सी मिठास रखेंगे, तो रिश्ते बेहतर होंगे। लेकिन अगर आप शुगर पेशेंट हैं तो अपना भी आप ध्यान रखिए। कार्य क्षेत्र में सावधान होकर फैसला लीजिए। अगर आप विवाह योग्य हैं और विवाह नहीं हो रहा है तो पानी में 2 चुटकी हल्दी डाल करके और तब स्नान करिए। शुभ अंक आपके लिए 2 है, शुभ रंग आपके लिए नारंगी है। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अब बात करते हैं धनु राशि की। क्या कहता है धनु राशि का राशिफल, कैसा रहेगा आज का दिन, आइए जानते हैं।
धनु राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आपका राशि स्वामी इस समय बृहस्पति मेष राशि में गोचर कर रहा है, नवम पंचम स्थान में गोचर कर रहा है। देखिए भाई, एक बात तो बहुत पक्की है कि आपके व्यय भाव में इस समय चंद्रमा है। अगर आपके दिमाग में खर्च करने का कीड़ा आज ज़्यादा चलेगा तो आप मुसीबत में पड़ेंगे और आर्थिक संकट में भी पड़ सकते हैं। ऑफिस में आपको नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं जो आपके भविष्य के लिए अच्छी हैं, और बच्चों से कोई आज आपको शुभ समाचार मिलेगा। पीठ का दर्द आपको परेशान कर सकता है, लेकिन ध्यान रखिएगा, यात्रा करते समय सावधानी पूर्वक चलिएगा, चोट चपेट लगने की संभावना है। गंगा जल से शिवलिंग का हो सके तो अभिषेक करिए। शुभ अंक आपके लिए 1 है, शुभ रंग आपके लिए पीला है। जय मां विंध्यवासिनी। और मकर राशि वालों का आज का उनका भाग्य कितना स्ट्रांग रहेगा, जानते हैं। देखिए, मकर राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आपका राशि स्वामी शनि द्वितीय भाव में इस समय कुंभ राशि में गोचर कर रहा है। आपके तृतीय भाव में राहु है और चतुर्थ भाव में बृहस्पति है। कुल मिलाकर के आमदनी और खर्चे का समन्वय बना रहेगा। ना आज का दिन आपका अच्छा कहा जाएगा ना खराब कहा जाएगा। आप आय व्यय का समन्वय बना पाएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन मेरे भाई, वृश्चिक का चंद्रमा है, इसलिए अगर दूसरे के भरोसे पर कोई अपना काम छोड़ोगे तो निश्चित है कि आपका नुकसान होगा। इसलिए जो कुछ भी करना हो स्वयं से करो। लंबे समय बाद कुछ अच्छी मुलाकातें होंगी। अगर आप ब्लड प्रेशर के पेशेंट हैं, हाई ब्लड प्रेशर के पेशेंट हैं, तो अपने खान पान का, अपने रहन सहन का, अपने चिंतन का ध्यान रखें। बड़े बुजुर्गों का बिल्कुल अपमान न करें, चाहे वो घर के सदस्य हों या वो समाज के सदस्य हों। बिल्कुल किसी बड़े बुजुर्ग की बद्दुआ न लें। बहते हुए जल में काले तिल प्रवाहित करें। शुभ अंक आपके लिए 8 है, शुभ रंग आपके लिए बैगनी है। जय मां विंध्यवासिनी। और अब बारी है कुंभ राशि की। देखिए, अगर आपकी कुंभ राशि है तो सीधी सी बात है कि आपके धन भाव में राहु है, आपके पराक्रम भाव में बृहस्पति है। अगर आपका काम साझेदारी में है तब तो धन लाभ होगा, और ऑफिस में काम का वर्कलोड भी आपके ऊपर बढ़ेगा, वर्क प्रेशर भी बनेगा। लेकिन अगर गुस्सा आप करेंगे तो इससे सिर्फ रिश्ता खराब होगा, बाकी कुछ फायदा नहीं होगा। और नींद से जुड़ी कुछ समस्या भी हो सकती है। उधार के लेन देन से आपको बचना चाहिए। कुत्ते को तेल लगी रोटी खिलानी चाहिए। शुभ अंक आपके लिए 4 है और शुभ रंग आपके लिए ग्रे है। जय मां विंध्यवासिनी। और अब बारी है आज के हमारे कुंडली विजेता की। गया बिहार के रहने वाले सुभाष कुमार, और इन्होंने ईमेल के जरिए अपने भविष्य के बारे में जानना चाहा है। पंडित जी, इनकी डिटेल है, नाम है सुभाष कुमार और डेट ऑफ बर्थ है 25 सितंबर 2000। समय है 8 बजे का सुबह का, गया बिहार। इनका सवाल ये है कि एक तो ये आर्थिक संकट से घिरे हैं, उपाय बताएं, और भविष्य कैसा रहेगा। देखो, पहली बात तो ये है कि तुम्हारे पहले प्रश्न को मैं टर्मिनेट करता हूं, क्योंकि अभी तुम्हारी उम्र 24 साल की है और 24 साल में ही तुम्हें आर्थिक संकट घेर लिया, तो बहुत ज़्यादा एक्टिव मत बनो। तुम्हारे कुंडली में राजयोग है, बुध और शुक्र की युति लग्न में है। लग्नेश और भाग्येश दोनों लग्न में हैं। तुम राजयोग में पैदा हुए हो, राजा बन करके ही मरोगे, बिना राजा बने नहीं मरोगे, गारंटी है हमारी। दूसरी बात, मंगल चंद्रमा का लक्ष्मी योग तुम्हारे एकादश भाव में है। पैसा तुम्हारे पीछे घूमेगा, तुम पैसे के पीछे नहीं जाओगे। और कुंडली तुम्हारी इस बात का संकेत कर रही है कि अभी से लेकर 27 मई 2025 तक तुम जो भी प्रयास करोगे उसमें तुम्हें सफलता मिलेगी। तुम्हारा पूरा भविष्य अच्छा है। आर्थिक संकट उंकट को भूल जाओ। बस एक काम कह रहा हूं, अगर ये कर लो तो फिर जिंदगी बन जाएगी। रोज दुर्गा चालीसा का 10 पाठ सुबह उठ करके कर लिया करो, और कहीं जाने से पहले अपने माँ का चरण छू लिया करो, और कोई काम करने से पहले अपने माँ से 5 रुपया लेकर के अपने जेब में डाल के घर से निकला करो, और घर आने के बाद माँ को कुछ जरूर दिया करो। ये करना शुरू कर दो
फिर देखो अगर आपकी ज़िंदगी न बदल जाए तो फिर आप फ़ोन करके टीवी पे बताना कि गुरुजी आपने जो कहा था वो कुछ नहीं हुआ, मैं अपनी गलती मानूंगा। लेकिन ये उपाय करो, किस्मत अच्छी है, किस्मत का रोना मत रो। राजयोग में जन्म हुआ है, लक्ष्मी योग में जन्म हुआ है, खुश और प्रसन्न रहो, सारी सफलता आपको मिलेगी, बहुत जल्दी मिलेगी। जय मां विंध्यवासिनी। में चलिए अब जल्दी से आज के स्पेशल सेगमेंट की शुरुआत करते हैं। पंडित जी से जानते हैं कि अक्सर हमने देखा है कि आरती करने के बाद शंख में रखा जल लोगों पर छिड़का जाता है, इसके पीछे क्या कारण है, या यूं कहें कि इसके पीछे का वैज्ञानिक आधार क्या है? जल्दी से जानते हैं पंडित जी से। पंडित जी, ये तो सच है, लेकिन क्यों छिड़का जाता है, इसके पीछे का कारण क्या है? अब देखो ऐसा है, मैं बार बार यही कहता हूँ कि सनातन धर्म में कोई छोटा सा भी कार्य बिना लॉजिक के नहीं होता है। आरती के बाद ज़्यादातर शंख में रखा हुआ जल लोगों पर छिड़का जाता है। ब्रह्म वैवर्त पुराण के अनुसार शंख में जल भरकर देव स्थान में रखा जाता है और उससे सभी पूजा सामग्रियां शुद्ध की जाती हैं। शंख में गंधक, फास्फोरस और कैल्शियम की मात्रा होती है। इस पर अर्धचंद्राकार चंदन का तिलक लगाने से इसमें रखा जल शुद्ध और शीतल हो जाता है। जब इसे शंख में रखा जल लोगों में छिड़का जाता है तो सभी वस्तुएं शुद्ध होकर, रोगाणु रहित होकर शुद्ध हो जाती हैं। इसका लाभ सभी को मिलता है, यही कारण है। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए बात करते हैं मीन राशि वालों की, जानते हैं कि आज उनका भाग्य कितना मजबूत है। देखिए, मीन राशि के जातकों को बताना चाहूँगा कि आपके राशि में राहु की स्थिति है। अगर आज आप कहीं पैसा लगा दिए तो आप पक्का मानिएगा कि नुकसान होगा, चाहे आप जितना सोच समझ कर लगाइए, लेकिन नुकसान होगा। ऑफिस में अगर आप ड्यूटी पर हैं तो आलस से मत दिखाइए, फुल एक्टिव रहिए। दाम्पत्य जीवन में मतभेद पैदा हो सकता है, सिर का दर्द आपको परेशान कर सकता है। बैंकिंग से अगर जुड़ा हुआ कोई काम आप कर रहे हैं तो उसको ध्यानपूर्वक करिए। गरीब विद्यार्थियों में शिक्षा से जुड़ा सामान आप बांट सकते हैं। शुभ अंक आपके लिए 3 है, शुभ रंग आपके लिए नीला है। जय मां विंध्यवासिनी। पंडित जी, आज हमारे दर्शकों को इतनी महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए आपका धन्यवाद। धन्यवाद। इसी के साथ उम्मीद करते हैं कि आपको आज का हमारा विषय बहुत पसंद आया होगा। कल फिर एक नए विषय और आपकी परेशानियों को दूर करने के लिए ढेरों उपाय लेकर आएंगे हम पंडित सुरेश पांडे जी के साथ। तब तक के लिए कालचक्र की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।